अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। उसके भयानक चेहरे पर खौफनाक आंखें उनको यूं घूर रही थी जैसे उसे उनकी आमद पर गज़ब ने घेर लिया हो। खामोशी से लौट जाओ तुम लोग, अचानक उसकी सरगोशी उभरी। खबरदार अगर तुम मेरे महल में दाखिल होने की कोशिश की। सैराब को अपने दिमाग पर सन्नाटा और गुनूदगी सी छाती महसूस हुई। उसे लगा जैसे वो अपने पैरों पर खड़ा ना रह सकेगा। फारूकी की भी यही कैफियत थी। उनका यह एहसास दम तोड़ने लगा कि वो कहाँ खड़े हैं। बोझल पलकें उनकी आंखों को दबोचने लगीं। लौट जाओ वरना तुम में से एक भी जिंदा ना बच सकेगा। आज की रात मेरे लिए अनमोल है। मैं इसमें तुम जैसे कीड़े मकोड़ों की दखल अंदाजी कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा, उसने घुरा कर कहा। मालिक मालिक अचानक शमरोज ने उसकी तरफ लिपकना चाहा और माहौल का सहर टूट गया। सोए हुए जहन बेदार हो गए। फारूकी ने हाथ बढ़ाकर शमरोज की कमीज का कॉलर पकड़कर उसे इस बुरी तरह खींचकर पीछे को फेंका कि वो कलाबाजी खाकर रह गया। सैराब की तवज्जो भी एक लम्हे को कलमाशा पर से हटी। फिर फारूकी ने जब दोबारा टार्च का रुख सामने किया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। कलमाशा गायब हो चुका था। फारूकी ने दूर दूर तक टार्च की रोशनी फेंकी, चारों तरफ घुमा घुमा कर देखा, मगर सब बेसूद। वो छलावे की तरह बेवजूद हो चुका था। उसी वक्त सैराब ने उठने की कोशिश करते हुए शमरोज की पसलियों पर एक ज़ोरदार ठोकर रसीद की। उठ हरामजादे उठ, अभी तेरा मालिक दम दबाकर भाग गया। चल अब हमें वहाँ ले चल जहाँ वो अपने बिल में घुसा बैठा है। चल। सैराब ने दूसरी ठोकर उसके पेट में जमाई और वो जोर से चीखता हुआ लूट पूट हो गया। उठो वरना अब हम तुम्हें गोली मारने से भी गुरेज नहीं करेंगे। फारूकी ने उसे किसी मुर्दा चूहे की तरह कमीज के कॉलर से पकड़कर खड़ा कर दिया। वो मुसलसल कराता हुआ उनके आगे चल पड़ा। उसका रुख स्याह महल के अकबी दीवार की तरफ था, जिसके करीब मौजूद दरख्तों ने बदरुओं की तरह शाखों को हरकत दी और जैसे उनको अपने बाजू में लिपट लेने की तैयारी करने लगे। सर्द हवा ने अचानक ही 2-3 सांस ली और वहाँ पत्तों और शाखों ने तालियां सी बजाना शुरू कर दी थी। आसमान पर कहीं कहीं टमटमाते तारों ने फिजा में हल्का सा गुबार फैला रखा था। हर तरफ एक भोजल खामोशी सर झुकाए खड़ी थी। इस माहौल में श्याह महल का वजूद एक ऐसे अफरीद की अलामत था जिसका गरा उठना किसी भी वक्त मुमकिन था, और उनके तेज तेज धड़कते हुए दिल इस गराट को सुनने के लिए तैयार होने के बावजूद दहशत के एहसास से आरी ना थे। चंद लम्हे कबल कलमाशा के ज़ाहिर होने का मंजर उनकी ज़हनों में रोशन धब्बों की तरह नाच रहा था। सैराब अब इसके साथ साथ ये भी सोच रहा था कि कलमाशा ने पहले सांप का रूप धारा था तो अब किस नए रूप में सामने आएगा। फारूकी भी कुछ ऐसी ही कैफियत से दो चार था और शमरोज वो मरे मरे कदमों से लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। उसी गिरती पड़ती हालत में वो श्याह महल के अकबी दीवार के पास जाकर रुक गया। फारूकी और सैराब उससे एक कदम पीछे रुके। उसी वक्त ना जाने किस तरफ से अचानक बड़ी बड़ी कितनी ही चमगादड़ें चीखती चिल्लाती हुई उनके सरों पर आधम की। वो बेख्तियार उनसे बचने के लिए झुक गए। सैराब और फारूकी ने तो बाजुओं को चेहरे के गिर्द ढाल सा बना लिया, मगर शमरोज चीख कर ज़मीन पर ऊंधे मुंह गिरा और गठड़ी सी बनकर रह गया। पास ही एक दरख्त से कोई उल्लू अपनी मकरू आवाज़ में चीखा। इस अचानक हमले से उनके रोंगटे खड़े हो गए। चमगादड़ें चंद लम्हे उनके सरों पर चकराती रहीं, फिर जिधर से आई थी उधर ही मुंह कर गईं। शोर ख़त्म हो गया, चीखें भी थम गई और फिजा में एक संगीन सन्नाटे की मेघ गड़ गई। उसी वक्त हवा एकदम तेज़ हो गई। करीब और दूर के दरख्तों की शाखों ने पत्तों के कानों में सीटियां सी बचाना शुरू कर दी। फारूकी और सैराब कप कपा कर रह गए। शमरोज मुसलसल ज़मीन पर सिमटा पड़ा डरी डरी आवाज़ें निकाल रहा था। सैराब ने इस इरादे से अपना पाँव उठाया कि शमरोज को एक ठोकर रसीद करे कि उसका हवा में उठा हुआ पाँव तेज़ी से उसे चक्कर दे गया। अचानक ही अकब से उनको किसी औरत की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों तेज़ी से पलटे। वो औरत की आवाज़ ज़रूर थी, मगर लगता था वो किसी जहन्नमी मखलूक के हल्क से खारिज हुई हो। फारूकी ने टार्च रोशन करके इधर उधर देखा।
हंसी की समा खराशी करती हुई आवाज़ रुक गई और लाख सर मारने पर भी उनको कोई इंसानी या गैर इंसानी वजूद दिखाई ना दिया। वहम बढ़ता ही जा रहा है, सैराब बड़बड़ाया। नहीं सैराब, ये वहम नहीं, कलमाशा के शोबदे हैं। वो हमें खौफजदा करके यहाँ से भगा देना चाहता है। फारूकी ने उसकी बात का जवाब दिया। ये गलत फहमी है उसकी, सैराब ने बेवकूफ़ी से कहा। मैं आज अपनी और उसकी जान एक कर दूंगा, मगर शम्मा के बगैर वापस नहीं जाऊंगा। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। फारूकी ने उसका शाना तबका। फिर वो ज़मीन पर गिरे पड़े शमरोज़ खान की तरफ मुतवज्जो हुआ। ए शमरोज़ खान, उठो, तहखाने का रास्ता खोलो, जल्दी करो, वक्त मत गुजारो। और लर्ज़ता कांपता शमरोज़ खान उठ खड़ा हुआ। उसने खौफज़दा नज़रों से इर्द गिर्द देखा, फिर उनके आगे हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो, आप भी अंदर मत जाओ, वो अच्छी जगह नहीं है। बको मत उल्लू के पट्टे। सैराब ने उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। रास्ता बताओ वरना मैं अभी तुम्हारा किस्सा तमाम कर दूंगा। और घूमकर शमरोज़ दीवार के साथ जा लगा। उसने हाथ उठाकर एक मखसूस जगह को ज़ोर से दबाया। गड़गड़ाहट की तेज़ आवाज़ उभरी और अकबी दीवार के एक बड़े पत्थर ने अपनी जगह छोड़ दी। वो दोनों लिपक कर आगे बढ़े और एक तरफ होते हुए शमरोज़ के पास जा रुके। दीवार में कद्दावर दरवाजे की जगह खाली हो गई थी। यही है तहखाने का रास्ता, अब मैं जाऊं बाबू साहब? शमरोज़ ने इल्तिजाई लहजे में सैराब की जानिब देखा। जवाब में सैराब ने एक अजीब हरकत की। उसने एक लम्हे के लिए शमरोज़ की आंखों में देखा, फिर लिपक कर उसको दोनों हाथों पर उठाया और नमूदार होने वाले दरवाजे में उछाल दिया। शमरोज़ के हल्क से एक भयानक चीख बुलंद हुई और वो धड़ धड़ की तेज़ आवाज़ के साथ शायद तहखाने की सीढ़ियों से टकराता हुआ तारीकी में गायब हो गया। अरे, फारूकी ने आगे बढ़ना चाहा। ये तुमने क्या किया? अगर वो मर गया तो क्या हमें उसका अचार डालना था? सैराब के लहजे में लापरवाही झलक रही थी। फारूकी ने कुछ कहना चाहा मगर रुक गया। वो सैराब की ज़हनी कैफियत को समझ रहा था। वो मोहब्बत की इंतहा पर नफ़रत का नुक्ता इज़हार देख रहा था। सैराब शम्मा के गायब होने के ज़िम्मेदार शमरोज़ खान को कुत्ते की मौत मार डालने के दर पे था और उस पर गुस्सा निकालने का कोई मौका हाथ से ना जाने दे रहा था। उसने एक गहरा सांस लिया, टार्च रोशन करके उसका रुख तहखाने के दरवाजे की जानिब किया। सैराब की जानिब देखा और कदम आगे बढ़ा दिया। सैराब और फारूकी आगे पीछे अंदर दाखिल हुए। पहली सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी पर कदम रखते ही तहखाने का दरवाज़ा एक बार फिर तेज़ कड़कड़ाहट से गले मिला और दीवार बराबर हो गई। आखिरी सीढ़ी पर से उतरकर यूं ही उन्होंने फर्श पर कदम रखा, उनको टार्च की ज़रूरत बाकी ना रही। दाएं बाएं दीवारों में लगी हुई मशलों को फारूकी ने लाइटर से एक एक करके जलाना शुरू कर दिया था। खासा लंबा राहदारी नुमा रास्ता था। शमरोज़ का वहाँ कोई पता ना था। एक लम्हे के लिए वो हैरान हुए मगर फिर आगे बढ़ते चले गए। कॉरिडोर का खात्मा एक बंद दरवाजे पर हुआ। फारूकी ने उस पर ज़रा सा दबाव डाला तो वो चड़चड़ाहट की तेज़ आवाज़ के साथ खुलता चला गया। दूसरी जानिब अंधेरा था। कॉरिडोर में जलती मशलों की रोशनी का हल्का सा अक्स दूसरी तरफ पड़ रहा था, मगर वो काफ़ी नहीं था कि उसमें से दरवाजे के अंदर का माहौल उजागर हो सकता। क्या ख्याल है? फारूकी ने सैराब की जानिब देखा। चलें, देर ना करें, सैराब ने जवाब में कहा और दोनों कदम ब कदम एक साथ दरवाजे में दाखिल हो गए। ये एक बहुत बड़ा हाल था जहाँ सतून दर सतून छत को टेक दी गई थी। दीवारों पर टार की रोशनी में अजीब व गरीब मखलूक़ात की मिटी मिटी तस्वीरें दिखाई दे रही थी। अचानक उनको बाएं जानिब से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों रुक गए। फारूकी ने तेज़ी से टार्च की रोशनी उधर फेंकी मगर वहाँ कुछ ना था। उनके दिल हर नई बात पर ज़ोर ज़ोर से धड़कने के आदी हो चुके थे। जाहिर है वो थे तो इंसान ही जिनका ज़िंदगी में पहली बार ऐसे हालात से वास्ता पड़ रहा था। फारूकी की बात ने सैराब के दिल में घर कर लिया था कि जो भी गैर फितरी, अचानक और उल्टी सीधी बात या हरकत होगी वो कलमाशा की तरफ से उनको खौफज़दा करने की चाल ही होगी। इसलिए वो वक्ती तौर पर टटक तो ज़रूर जाता मगर खौफ या दहशत सिर्फ इस हद तक रहती थी कि
किसी भी हरकत पर एक लम्हे को उसका दिल उछल कर हलक में आ जाता, ताहम दूसरे ही लम्हे वो उसे वहम की तरह झटक कर नॉर्मल होने की कोशिश करने लगता। फारूकी ने उससे ज़रा बेहतर हालत में था, क्योंकि वो स्याह महल का पुराना जानने वाला था, मगर तहखाने की हैबत नाकी में किसी नई हरकत पर वो भी उछल पड़ने की कैफियत से आज़ाद नहीं था। सारे हाल में चकराते फिरते उन्हें 20 मिनट का अरसा गुजर गया। फारूकी अब बेचैन होने लगा था। उसको शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उनका वक्त ज़ाया किया जा रहा है, उनको शोबदों में उलझाकर असल मामलात से अलग रखा जा रहा है। वो बेताबी से उधर उधर टार्च की रोशनी को रहबर बनाए उस हाल से आगे का रास्ता तलाश करने में मसरूफ़ था। वो हरामज़ादा शमरोज़ ना जाने कहाँ गायब हो गया। सेराब अचानक चिल्ला कर कहा, तुम उसे उठाकर ना फेंकते तो शायद अब तक हम असल जगह पहुंच चुके होते। फारूकी ने धीरे से कहा। जवाब में सेराब खामोश रहा। अब उसे अपनी जज्बाती गलती का एहसास हो रहा था। एकदम चड़चड़ाहट की तेज़ आवाज़ उभरी और थम गई। फारूकी ने चीते की सी तेज़ी से रुख बदला और उसकी टार्च की रोशनी एक सतून के अकब में दीवार के अंदर मौजूद नम व दरवाजे पर रुक गई। दोनों तेज़ी से उस तरफ बढ़े। दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था। फारूकी ने टार्च सेराब को थमाई और लिपक कर दरवाजे में दाखिल हो गया, मगर दरवाज़ा उससे संभाला ना जा रहा था। वो पूरी ताकत लगाकर उसे बंद होने से रोक रहा था। उसका वजूद दरवाजे के वाहिद पट और चौखट के दरमियान फंस कर रह गया। सेराब निकल जाओ दरवाजे से अंदर। सेराब ने टार्च जेब में डाली और तेज़ी से आगे बढ़कर फारूकी की खुली हुई टांगों के बीच में से सिरक कर दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। यूं ही वो अंदर पहुंचा, फारूकी ने सांस रोककर सीना फैलाया, अंदाजे को कायम किया और लड़क कर जगह छोड़ दी। दरवाज़ा उसके हटते ही एक पुरशोर आवाज़ के साथ खटाक से बंद हो गया। तेज़ी से फर्श से उठकर फारूकी अपना फूला हुआ सांस दुरुस्त करने लगा। सेराब उसकी दिलेरी और हिम्मत पर उसे तहसीन अमेज़ नज़रों से देख रहा था। क्या देख रहे हो भाई? आप बहुत बाहिम्मत हैं फारूकी साहब, एतराफ़ करते हुए सेराब ने कहा। अरे नहीं, बस यूं ही हो गया सब कुछ। वो होले से हंसा। इतनी ताकत सर्फ हुई थी कि उसका जिस्म पसीने पसीने हो रहा था। सेराब ने चारों तरफ देखा। वो लोग उस वक्त एक ऐसे हाल में खड़े थे जहां हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। रोशनी का इंतज़ाम क्या था वो ना समझ सके। हाल की बेसतून छत पर कोई फानूस भी नहीं था जो रोशनी का मज़र होता, ताहम ये उनके गौर करने की बात नहीं थी। फारूकी ने चारों तरफ घूमकर एक तायराना नज़र डाली। हाल बेसतून था, बेसरो सामान और बिल्कुल खाली था। हाल की दीवारों पर देवी देवताओं, इब्लीस की फर्जी और खौफनाक तस्वीरें बनी हुई थी, जो वहाँ के माहौल में दहशत पैदा करने के लिए खासा माहौल मवाद कर रही थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हम गलत जगह तो नहीं आ गए? कुछ कहा नहीं जा सकता, फारूकी ने गौर से इधर उधर देखते हुए जवाब दिया। उसी वक्त वो उछल कर घबरा गए, साथ ही उनके हल्क से रब्त सी आवाज़ें भी निकल गईं। एकदम पुरशोर आवाज़ के साथ कोई उनके सरों पर से होता हुआ सामने दीवार के पास जा गिरा था। उनके दिल उछल कर हलक में आ गए। फिर जब उन्होंने संभल कर देखा तो दोनों के होंठों से एक साथ निकला शमरोज़ खान। वो बेहोश पड़ा था या मुर्दा, वो कुछ ना कह सकते थे। दोनों लिपक कर उसके करीब पहुंचे। शमरोज़ खान की गर्दन उधड़ी हुई थी, मगर वो जिंदा था, बेहोश था, उखड़ी उखड़ी सांसें ले रहा था। पलटकर फारूकी ने उस तरफ देखा जिधर से शमरोज़ का बदन गोली की तरह उड़ता हुआ आया था। उस तरफ ना तो कोई दरवाज़ा था ना खिड़की। उसी वक्त हाल के एक मकरू और ज़ोरदार कहके से गूंज उठा। वो उछल कर रह गए। ये कहके, ये आवाज़, ये अंदाज़ वो कहाँ भूल सकते थे। हाँ, वो कलमाशा का दीवानगी भरा तोवील कहका था जो आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल हंसी में तब्दील होता जा रहा था। ये कहका जिस सिमत से उबल रहा था, वहाँ जो मंज़र उभर रहा था, उसने उनकी रगों में दौड़ते लहू में सर्दी की तेज़ तरीन लहर दौड़ा दी। उनकी नज़रें एकटक सामने ज़ाहिर होते हुए उस मंज़र पर जमी हुई थीं, जिसका वजूद चंद लम्हे कबल उनके वहमो गुमान में भी नापीद था। हाल की मशरकी दीवार अचानक तेज़ रोशनी में नहा गई
اس کے آگے دونوں ہاتھ کولوں پر رکھے، سیاہ چوگے میں سر تا پاؤں ملبوس کلماشاں ان کو حقارت بھری نظروں سے دیکھ اور نفرت بھرے انداز میں ہنس رہا تھا۔ اس کے دائیں طرف استیدہ 2 تابوتوں میں شمع اور ایک جوان عورت کے بدن دکھائی دے رہے تھے، اور بائیں طرف تیسرے تابوت میں سیرائی ریکاسا پورے لوازمات سے سجی عرفا دکھائی دے رہی تھی۔ ان تینوں کی آنکھیں بند تھی، وہ تابوتوں میں اپنے پیروں پر کھڑی تھی مگر سینے پر ہاتھ بندھے وہ محو استرات تھیں۔ سیراب کی نظریں اپنی محبوب بیوی شمع پر جمی ہوئی تھی اور اسے لگ رہا تھا جیسے دھیرے دھیرے اس کا جسم بے جان ہو رہا ہو۔ کلماشاں کے پیروں میں شمروز خان کے بے حس و حرکت بدن کو دیکھ کر یہی کیفیت فاروقی کی ہو رہی تھی۔